नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में जेटेड सोशल साइंस क्लास 6 to 8 के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान का आपका टॉपिक जो है से मानव पर्यावरण यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट है। और आपका ये टॉपिक इसके अंतर्गत आपको जो सिलेबस में दिया है, और ये आपका टॉपिक ज्योग्राफी और भूगोल के अंतर्गत आता है अन्योन क्रिया, जिससे एक हमारा उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश है, इससे संबंधित 100 प्रश्न बनाया गया। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जाएगा एक दो, तो आपका एक भी नहीं छूटेगा। आप जरूर से देखिए, झारखंड टेट जेटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। इससे पहले आप वीडियो हमारे जरूर देखिए और सारे टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। के द्वारा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो है जारी जो किया गया है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। सब्जेक्ट सोशल साइंस के लिए आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए। तो आपका पहला इतिहास दिया गया है, इतिहास के टॉपिक पढ़ना है, लेकिन हम लोग स्टार्ट किए हैं इसमें ज्योग्राफी, जो एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, मानव पर्यावरण। इसमें हमारा टॉपिक है अन्योन क्रिया, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। तो ये वाला पूरा टॉपिक यहाँ से यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और 100 प्रश्न इस टॉपिक से रखे हैं। बिना फालतू कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिंपल क्वेश्चन आंसर देखेंगे, रैपिड फायर और रिवीजन के जैसा, ताकि आप कभी भी इसे रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम के समय, और अभी से आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये सब टॉपिक प्लेलिस्ट बना हुआ, जब देखिए ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे और एक एक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला आपका क्लास 6-7 में पढ़ना है, एनसीईआरटी में, वहीं से जैक उठाया है, और ये बुक से ही क्वेश्चन बनाएगा। तो हम लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए हैं बुक से, जो कि आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, बस डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आंसर देख के ये एग्जाम को तैयारी करना है। आप सारे प्रश्न को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन रहेगा तो कैसा रहेगा। देखिए, अमेजन बेसिन किस महाद्वीप में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल पूछा जाएगा। 1 का आंसर भी होगा। दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में अमेजन बेसिन जो से लोकेटेड है, इसी कॉन्टिनेंट में, आप याद रखिएगा। अमेजन नदी किस भू क्षेत्र से होकर बहती है? तो आपका 2 का करेक्ट आंसर ये होगा, भूमध्य क्षेत्र से। यानी कि अमेजन नदी किस भू क्षेत्र से होकर बहती है? तो 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से कहने का मतलब जो इक्वेटर है या विषुवत रेखा है, उससे आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए, अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो गर्म और आर्द्र पाया जाता है, यानी कि हॉट, ड्राई और मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी वाला। देखिए, अमेजन बेसिन में पूरे वर्ष दिन और रात का तापमान कैसा रहता है? यानी पूरे साल भर दिन और रात का टेम्परेचर कैसा रहता है अमेजन बेसिन में? सो पूछा जा रहा है, तो ये लगभग समान रहता है, एक जैसा। अमेजन बेसिन में प्रतिदिन किस प्रकार की वर्षा होती है? तो अमेजन बेसिन में हर दिन जो है किस प्रकार की वर्षा होता है? तो 5 का आंसर आपका बी होगा। आप याद रखिएगा, संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। देखिए, अमेजन जंगल की विशेषता क्या है? तो 6 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, अत्यधिक घने सघन वन, यानी कि वर्षा वन जिसको आप बोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वर्षा वनों में सूर्य का प्रकाश जमीन तक क्यों नहीं पहुंच पाता है? तो वर्षा वनों में सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंचता है, पेड़ों की घनी छतरी यानी कैनोपी के कारण। तो कैनोपी इसका मुख्य कारण है, इसलिए नहीं पहुंचता है। आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन वनों में कौन सा परजीवी पौधा पाया जाता है? कौन सा परजीवी पौधा? परजीवी पौधा का मतलब क्या है? पैरासाइट, यानी कि एक प्रकार का परजीवी है जो दूसरे पौधे पे जाके रहता है और उसका खाना वो खाता है। आपका यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, ऑर्किड या ऑर्चिड, आप याद रखिएगा। और ब्रोमीलाइड, तो आपका आंसर बी होगा, ब्रोमीलाइड पौधे जल कहाँ एकत्रित करते हैं? 9 का आंसर भी होगा, अपनी पत्तियों के आधार पर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ब्रोमीलाइड जल का उपयोग कौन से जीव अंडे देने के लिए करते हैं? तो 10 का करेक्ट आंसर भी होगा, मेढक। अमेजन बेसिन में कौन सी प्रसिद्ध पक्षी प्रजाति पाई जाती है? 11 का करेक्ट आंसर भी होगा, टुकन। फिर आपका देखिए अगला है कि अमेजन बेसिन के जंगलों में किस प्रकार के जीव बहुतायत में मिलते हैं? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर ये होगा, बंदर, स्लोथ और चींटी खाने वाले टैपीर। फिर आपका देखिए अगला है कि अमेजन नदी में पाई जाने वाली मांसाहारी मछली का नाम क्या है? तो आपका यहाँ पे 13 का आंसर सी होगा, पिराना। आप याद रखिएगा, पिराना। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन के मूल निवासी भोजन के लिए क्या उगाते हैं? तो आपका 14 का करेक्ट आंसर भी होगा, टेपियोका और अनानस और शकरकंद। फिर आपका है मेन्योक, यानी कि मनियोक को और किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, कसावा के नाम से जाना जाता है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन के लोग मुख्य रूप से क्या खाते हैं? 16 का आंसर सी है, कसावा और मक्का खाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है
कि अमेजन बेसिन के लोग किस कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, कर्तन और दहन कृषि यानी स्लैश एंड बर्न कृषि। आप जानते होंगे इसके बारे में। आपका अगला प्रश्न है कि मलका क्या है। आपका 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, कसावा से बना एक प्रकार का पेय पदार्थ है। अमेजन वनों के घरों को क्या कहा जाता है। तो अमेजन वनों के घरों को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा मलोहा कहा जाता है या मलोका। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में वनों के विनाश का मुख्य कारण क्या है। 20 का आंसर आपका ये होगा औद्योगिकरण, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपका अगला प्रश्न है कि वर्षा वनों के काटने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो जाती है, यानी कि फर्टिलिटी जो सॉइल है या फर्टाइल जो सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है वर्षा वनों के काटने से। अमेजन बेसिन में विकास गतिविधियाँ यानी डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, पुराने घरों से नए क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। देखिए अमेजन नदी बेसिन में जो ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन क्या है। तो अमेजन नदी बेसिन में ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन क्या है। तो 23 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, नदी मार्ग यानी नाव और या स्टीमर। फिर वहीं अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी होती है। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, उमस भरी और गर्म। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में किस प्रकार की चींटियाँ और नेस्टेड जीव पाए जाते हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर सी होगा, रानी चींटी और जो है स्लग पाए जाते हैं। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन किस अक्षांश के बीच स्थित है। तो 26 का आंसर आपका ए होगा, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री आपका नॉर्थ हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न दिया है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में कौन सी नदी बहती है। 27 का करेक्ट आंसर सी है कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, और ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियाँ। तो आपका दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। आपको मेनली इस टॉपिक में यही सब पढ़ना है जो कि क्लास 6-7 का है एनसीईआरटी का। गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है। तो गंगा की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो 28 का ये होगा, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी। ये आपका जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा का। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की मुख्य स्थलाकृति विशेषता क्या है। 29 का भी होगा, मैदानी भाग, पर्वतपाद और डेल्टा क्षेत्र। फिर वहीं आपका अगला है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की जलवायु कैसी है। 30 का आंसर ये होगा, मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु में वर्षा कब होती है। तो आपका यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर बी होगा, गर्मियों में, यानी कि मध्य जून से मध्य सितंबर के आसपास। फिर अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जनसंख्या का घनत्व कैसा है। 32 का आंसर बी होगा, बहुत अधिक है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा घनत्व डेंसिटी वाला है, बहुत मोस्ट पॉपुलेटेड क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि के लिए मुख्य फसल कौन सी उगाई जाती है। 33 का आंसर आपका ये होगा, चावल यानी धान। धान की खेती के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो धान की खेती के लिए आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अधिक जल यानी पर्याप्त वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में धान के अलावा कौन सी फसलें उगाई जाती है। 35 का आंसर आपका होगा, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और चना। नकदी फसल के रूप में यहाँ क्या उगाया जाता है। तो नकदी फसल के रूप में यहाँ पे उगाया जाता है गन्ना और जूट। ये इसे कैश क्रॉप कहते हैं, नकदी फसल। देखिए ब्रह्मपुत्रा के मैदानी इलाकों में क्या उगाया जाता है। तो 37 का आंसर ये होगा, चाय के बागान। बिहार और असम के कुछ भागों में किस फसल की खेती होती है। तो बिहार और असम के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है वो रेशम यानी रेशम कीट पालन होता है, सेरीकल्चर वगैरह बोल सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों और ढलानों पर मकान कैसे बनाए जाते हैं। 39 का करेक्ट आंसर ये होगा, ढाल वाली छत वाले घर। तो ढाल वाली छत वाले घर जो है पर्वतीय और ढलान क्षेत्रों में मकान बनते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का वनस्पति प्रकार मैदानी इलाकों में कैसा है। तो 40 का आंसर आपका ये होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी डिसिडियस फॉरेस्ट है। देखिए पर्णपाती वनों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं। 41 का आंसर आपका ये होगा, सागौन, सखुआ मतलब साल और पीपल। तो आपको ये याद रखना है कि ये डिसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती है। देखिए ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में किस प्रकार के घने जंगल पाए जाते हैं। तो 42 का आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, बांस के घने झुरमुट। फिर आपका अगला प्रश्न है कि डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। 43 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो सुंदरवन, मैंग्रोव वन। डेल्टा क्षेत्रों में मैंग्रोव या सुंदरवन प्रकार के पेड़ पौधे या वनस्पति मिलते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि सुंदरवन डेल्टा का नाम किस वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो सुंदरी वृक्ष पर पड़ा है। आपका सिंपल आंसर 44 का ये हो जाएगा, सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही बना है सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में कौन सा प्रसिद्ध प्राणी पाया जाता है।
तो आपका 45 का आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा डी। ये सभी पाया जाता है सुंदर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल और हाथी पाया जाता है। डी हो जाएगा आंसर। ब्रह्मपुत्र के जल में कौन सी प्रसिद्ध मछली पाई जाती है? तो 46 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 46 का आंसर ए हो जाएगा, रोहू, कतला और हिल्सा। यानी कि रोहू, कतला और हिल्सा जो है आपका करेक्ट आंसर है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न ये है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन का स्थानीय नाम क्या है? तो 47 का आंसर आपका यहाँ पे ये होगा सुनसु, यानी सेंसु और अंधा डॉल्फिन। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सुनसु डॉल्फिन की उपस्थिति से क्या पता चलता है? 48 का आंसर ये होगा, नदी के जल में अशुद्धता का, या मतलब इम्प्योरिटी आप बोल सकते हैं, पॉल्यूशन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के प्रमुख शहर कौन से हैं? तो आपका 49 का करेक्ट आंसर ये होगा, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता। ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के प्रमुख शहर है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि बड़े शहरों और कस्बों का गंदा पानी कहाँ गिरता है? तो सिंपल नदियों में गिरता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। आपका अगला प्रश्न है और ये है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका यमुना, जो गंगा की सहायक है, यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली इसी शहर के किनारे बसा हुआ। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किन नदियों का संगम होता है? तो प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते थे, यहाँ पे 3 गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है। तीर्थ स्थल एक तरह से बोल सकते हैं, जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है असम में है। ब्रह्मपुत्र बेसिन के आसपास असम में है काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश में है। और अगर हम लोग 55 का यहाँ पे आंसर की बात करें तो सांची मध्य प्रदेश में है बौद्ध स्तूप, और बिहार और उत्तर प्रदेश में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा। असम में कौन सा वन्यजीव पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो असम का कौन सा ऐसा वन्यजीव पार्क है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो वन राइनोज के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? 56 का आप याद रखिएगा, सिंपल आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और वहीं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, गिर आपका गुजरात में है। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। डेल्टा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट का कौन सा साधन अत्यधिक विकसित है? तो डेल्टा क्षेत्र में आने जाने के लिए कौन सा सुविधा सबसे बेस्ट है? तो 57 का आंसर आपका ये होगा, जल परिवहन, जिसे नौकायन कहेंगे। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है? ये हुगली नदी हो जाएगा, जो गंगा नदी का ही एक पार्ट है। 58 का आपका सिंपल ये हो जाएगा। देखिए, धान की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, जिसे अलुवियल सॉइल कहते हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में वर्षा वन किस महाद्वीप के सबसे बड़े हैं? देखिए, अमेजन बेसिन में वर्षा वन किस महाद्वीप के सबसे बड़े हैं? तो आप अगर हम बात करें 60 का आंसर, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन नदी दुनिया की किस नंबर की सबसे बड़ी नदी? जल प्रवाह के आधार पर बताना है। तो आपका 61 का आंसर ये होगा, पहली है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जल प्रवाह के क्षेत्र में। अमेजन नदी का मुहाना कहाँ पर स्थित है? तो 62 का आपका करेक्ट आंसर अटलांटिक महासागर हो जाएगा, अमेजन नदी का मुहाना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि का क्या नाम है? यानी अमेजन बेसिन में वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि का, एग्रीकल्चर का नाम ये स्थानांतरित कृषि या कर्तन या दहन है। तो आप याद रखिएगा, स्लेश एंड बर्न करके होता है, बर्न एंड स्लेश। देखिए, वर्षा वनों के नष्ट होने से कौन सी गैस का स्तर वायुमंडल में बढ़ता है? तो वर्षा वनों के नष्ट होने से एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जो गैस बढ़ता है वो आपका सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। फिर है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार के परिवहन का जाल बिछा हुआ है? तो 65 का आपका आंसर ये होगा, सड़क और रेल परिवहन। फिर हमारा अगला प्रश्न है और वो आपका 66 है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक सिंग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में एक सिंग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? तो ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिलता है। वहीं रॉयल बंगाल टाइगर किस क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पे आपका 67 का ये होगा, सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में तापमान
सामान्यतः कैसा रहता है? तो अमेजन बेसिन में टेम्परेचर पूछा जा रहा है 68 का, ये होगा। दिन और रात दोनों समय गर्म और आर्द्र रहता है। अमेजन बेसिन में पेड़ों पर रहने वाले मुख्य जीव कौन से हैं? तो अमेजन बेसिन में पेड़ों पर रहने वाले आपसे पूछा जा रहा है मुख्य जीव यानी एनिमल। आपका 69 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा बंदर और स्लोथ। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन के जंगलों में किस प्रकार के सांप पाए जाते हैं? तो आपका 70 का हो जाएगा एनाकोंडा और अजगर पाए जाते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा होता है गंगोत्री हिमनद यानी ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा ए हो जाएगा, सांगपो कहते हैं, यहाँ सांगपो कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा जैसे कौन सा डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। 73 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि उपोष्ण प्रदेश जिसे सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं सामान्यतः किन अक्षांशों के बीच जैसे होते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है। 74 का आंसर ये होगा 27 डिग्री से लेकर 35 आप बोल सकते हैं कि 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन के वर्षा वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? तो लंग्स ऑफ द अर्थ यानी फेफड़ा कहा जाता है पृथ्वी का। अमेजन बेसिन में घरों की छतें कैसी होती है? तो 76 का आंसर आपका ये होगा ढालू यानी स्टीपली स्लोप्ड होती है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक किस बेसिन क्षेत्र में होता है? 77 का आंसर आपका ये होगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? 78 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 78 का आंसर आपका ये होगा गंगा। वाराणसी शहर किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी। फिर अमेजन बेसिन में मुख्य रूप से कौन सी जनजातियाँ चर्चा में रहती है? तो अमेजन बेसिन की अगर जनजाति की बात करें तो 79 है, तो आपका आंसर ये होगा बोरो यानोमासी मामी। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में समतल भूमि होने के कारण क्या सुगम है? तो कृषि और परिवहन का विकास। वर्षा वनों की आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि वर्षा वनों की लकड़ी का उपयोग किस में जो है किया जाता है? तो 81 का आंसर डी होगा ये सभी। ईंधन के रूप में किया जाता है, कागज़ निर्माण, फर्नीचर और फ्लाईवुड के रूप में भी किया जाता है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में अत्यधिक वर्षा के कारण नदियाँ कैसी हो जाती है? तो अमेजन बेसिन में अत्यधिक वर्षा के कारण नदियाँ कैसी हो जाती है? 82 का आंसर ये होगा चौड़ी और जल से भरी। गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई पूछा जा रहा है लगभग में। 83 का आंसर ये होगा 2500 किलोमीटर से अधिक। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो 84 का आंसर मानसरोवर झील के निकट तिब्बत यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति जो है तिब्बत मानसरोवर झील के निकट के आसपास होती है। असम में चाय के बागानों की मुख्य स्थानीय भाषा क्या है? 85 का राइट आंसर आपका ये होगा असमिया है। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि वाराणसी का गंगा घाट और यहाँ की संस्कृति विकास प्रतीक है। क्या चीज़ का प्रतीक है? तो समृद्ध सांस्कृतिक पर्यटन का। फिर आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन वर्षा वनों में पाए जाने वाले पक्षी टूकन की पहचान क्या है? तो लंबी और बड़ी चोंच है। लंबी और बड़ी चोंच ये टूकन पंछी जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो भारी मानसूनी वर्षा और हिमनदों का पिघलना यानी ग्लेशियर का मेल्ट होना। फिर है बाढ़ से मैदानी क्षेत्रों को क्या मुख्य लाभ होता है? तो 89 का करेक्ट आंसर ये होगा नई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का जमाव। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में औषधीय महत्व के पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 90 का आंसर आपका ये होगा हजारों प्रकार की अमूल्य प्रजातियां। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि अमेजन बेसिन में रातों का वातावरण यानी कि अमेजन बेसिन में रातों का तापमान और आर्द्रता कैसी रहती है? 91 का आंसर ये होगा तापमान गिरता है पर आर्द्रता बनी रहती है। वहीं अगला प्रश्न है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के लोग कौन से प्रमुख उत्सव मनाते हैं? तो 92 का आंसर ये होगा दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, ईद। फिर आपका अगला है कि भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के समीप स्थित है? तो यमुना नदी के जो से आप बोल सकते हैं कि समीप है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? 94 का होगा ये जमुना कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है
कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 95 का आंसर ये होगा पद्मा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा आगे चलकर किस नाम से जानी जाती है? तो 96 का करेक्ट आंसर ये होगा मेघना। अमेजन बेसिन की खोज का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो अमेजन बेसिन की खोज का नाम किसके नाम पर पड़ा है? 97 का आंसर ये होगा स्पेनी खोजकर्ता अमेजोन योद्धाओं के आधार पर। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कर्तन एवं दहन यानी स्लैश एंड बर्न कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं? तो झूम कल्टीवेशन या झूम कृषि कहते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है और 2 लास्ट प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी। तो आपको कमेंट करके इसमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ये आपके लिए है और 100 भी आपके लिए है। मानव और पर्यावरण की अन्योन्यन क्रिया यानी अन्योन्यन क्रिया का मुख्य संदेश क्या है? तो आप अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। पर्यावरण के पूरी तरह नष्ट करना, जंगलों को काटना, केवल शहरीकरण करना, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाना। तो ये आपको दोनों बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे है। हम लोग बहुत जल्द अगले टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।